टूटी लाल अपनी। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। कड़वा सच प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम हमारी पुलिस की कारकर्दगी पर है। पुलिस की वजह से अवाम को क्या क्या मुश्किलात हैं। पुलिस जो कि वो अवाम के रखवाले होते हैं, लेकिन कौन कौन सी रखवाली वो अवाम की कर रहे हैं और कौन कौन सी रखवाली वो अपने मफादात की कर रहे हैं, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ फैसल दुरानी मौजूद हैं, जिन्होंने आपके सामने इतना बड़ा और ह्यूज डाटा जो है वो आपके सामने रखा हुआ है। फैसल साहब, ये बताइएगा कि मजीद क्या सूरत हाल ऐसी है कि इतना पैसा जो आप बता रहे हैं कि ये इतना पैसा इनके ऊपर लगा हुआ है और लग रहा है। हमने हाजी अल्लाह रखा को भी लाइन पर लिया, जो कि एमपी हैं नून लीग के। उन्होंने भी मियां शहबाज शरीफ का ही उन्होंने कहा जी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, हम तो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने काम करना है वो नहीं कर रहे हैं। थाना कल्चर कैसे ठीक किया जा सकता है, मुझे ये बताइए। देखें कैसर साहब, इसमें मैं थोड़ी सी और बात जो है ना वो नाजरीन को बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पिंडी से रक्षंदा अर्ज कर रही हूँ। जी मैम, फरमाइए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आज भी सारे चैनलों पे एक न्यूज चल रही थी कि मोबाइल फोन में रेडियो का टैक्स लिया जाएगा 2 रुपए जी, और नई गाड़ी पे 4000 रुपए लिया जाएगा। आप जरा हुक्मरानों से ये बोलें, खुदा के लिए अवाम को कितना नचोड़ेंगे उनका खून, कि 100 रुपया गरीब से गरीब आदमी भी अगर लोड करवाता है तो उसमें पहले ही 25 रुपए काट जाते हैं। 2 रुपए आप काटेंगे, फिर दोस्त आशिक साहिबा अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन कर लेना अपनी। तो मुर्तजा सोलंकी साहब है रेडियो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर साहब है, वो सुबह 7 बजे रेडियो पे जो प्रोग्राम होता है, जो उनके मन मर्जी की कॉल होती है वो सारी वो लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई हुकूमत के खिलाफ हो, इसी तरह इन्होंने पहले अयूब खान को पाकिस्तानी रेडियो जो है सरकारी रेडियो टीवी उन्होंने मरवाया था सब अच्छा की रिपोर्ट पे। इंशाल्लाह ताला ये जो अवाम का हाल कर रहे हैं ना, अवाम ने भी इन्हें जिस तरह इन्होंने सद्दाम हुसैन की बाछें फाड़ी थी ना, इसी तरह इनकी भी बाछें फटेंगी। और इनके जो चादरें इन्होंने की होती हैं, इनकी जो नुमाइंदा औरतें हैं, किसी को ना ये मिलती हैं और इतने मोतबर जरिए से बैठ के तरीके से ये बिस्मिल्लाह से शुरू करती हैं। और जो हमारी एक अरबाब आलमगीर उनके जो भावें बनी होती हैं, ताजी ताजी वो पार्लर से तैयार होके आती है, ये हम लोगों का खून है। ये हम लोग इंशाअल्लाह ताला इनसे इस तरह बदला लेंगे जिस तरह कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के जबड़े तोड़े हैं ना अवाम ने, इंशाअल्लाह ताला इनके भी जबड़े इसी तरह अल्लाह पाक गैबी फरिश्ते भेजेगा और इनके जबड़े फाड़ेगा। ये कितना नचोड़ेंगे अवाम को, कितना नचोड़ेंगे। 18 घंटे बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, पानी के टैंकर हम लोग मंगवाते हैं, छोटे घरों में हम लोग रहते हैं। ये अब बाहर बैठे हुए सारे इलाज इनको, जरा सी कोई मक्खी भी बैठ जाए उसका इलाज इनका बाहर होता है। ये 20,000 खानदान जो बैठा हुआ है हमारे सरों पे, खुदा इसको गर्क करेगा। एक की बेटी दूसरे के घर में, मैं पढ़ के हैरान रह गई, पीर पगाड़ा साहब का अल्लाह जन्नत बख्शे, कि वो यूसुफ रजा गिलानी के खालू थे। मजे की बात, इन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते किए होते हैं, पार्टी में घुस जाता है, दूसरा दूसरी पार्टी में घुस जाता है, ताकि हुकूमत के ये चंद जो बैंगन है थाली के वो चारों तरफ फिरते रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम जैसे यतीम गरीब लावारिस बेवा औरतों की पुकार अल्लाह पाक 7वें आसमान पे सुनेगा। अल्लाह की रस्सी की जो है ना इन पे खुदा दराज कर रहा है। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाह हुसैन के सदके में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के सदके में इनका बेड़ा गर्क होगा। मेरी बहन कभी नहीं मरेंगे, इनको खुदा हासिल करेगा। मेरी बहन, आपके जज्बात और एहसासात की हम कदर करते हैं और आपने जो कुछ भी कहा है वो नाजरीन ने भी सुना है और इंशाअल्लाह ताला हुक्मरान भी सुन रहे होंगे। भी सुना होगा, आपकी बात जो वो बैठ के इतने दावे से अल्लाह रसूल शुरू यहाँ से करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई जालिमो, तुमने हलफ किस चीज का उठाया हुआ है? हम लोगों से गलतियां हो गई कि तुम्हें सरबराह बना लिया है, हम लोगों से ये। और वो मजे की बात है, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर डेंगू आया वो कुदरती बीमारी थी, अगर दवाइयों का हुआ वो कुदरती हो गया है। ये लोग, मजे की बात है कि हर बार हुक्मरान जो भी आते हैं, ये अवाम को जो ये सबसे ज्यादा
जो महंगाई की मार मारते हैं ना और बेरोजगारी की, इनको जिस वक्त हम लोग फाका करते हैं ना, या हम लोग, मेरा भाई मुअत्तल हुआ है आज कितना अरसा हो गया है, और मैं खुद बैंक से निकाली हुई हूँ, मुझे मजे की बात 13 साल हो गए बेरोजगारी का आते हुए, और मैं वाहिद 8 ख्वातीन की मैं वाहिद कफील थी। आप खुद सोचे मेरा क्या इस वक्त जज्बात होंगे कि जब मैं बिल के लिए तरसूं या मैं बिजली के लिए तरसूं, पैसे दे के ये लोग जुल्म करते हैं। लाइट 8-8 घंटे नहीं है, बिल 1600 1700, मेरा शुगर भी मेरा बीपी भी इतना हाई, हालांकि मुझे ये बीमारी ही नहीं थी। सिर्फ जब मैं बिल वगैरह देखती हूँ या मैं मुल्की हालात देखती हूँ कि क्या कायदे आज़म ने, गालबन लाइन कट गई। हमारे नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो आप सबके सामने हैं। रोटी कपड़ा और मकान देने वाली और उसके बहाने करने वाली गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त कहाँ सोई हुई है, कान बंद किए हुए हैं, आंखों के ऊपर इनके पर्दा आया हुआ है, होंठ जो है वो इनके खामोश हैं। वो वाकई बात सही है, बोलते हुए बिस्मिल्लाह तो बोलते हुए मुंह पे वो क्या करें, वो कितनी बड़ी मिसाल है वो कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ये वही बात चल रही है। कैसे साहब देख रहे हैं, यही तो मैं आपको बता रहा था कि पंजाब हुकूमत इतना पैसा जो पुलिस के ऊपर खर्च कर रही है, वो मेरा ख्याल है कि अगर अवाम पे खर्च करे तो अवाम खुद ही कोई डाके चोरियां जो है उन लोगों को पकड़ सके। अब देखें कि 90 लाख रुपया इन्होंने एक साल में कुत्तों के ऊपर खर्च किया है, जो इन्होंने स्नफिंग डॉग रखे हुए हैं। ये जो पुलिस फोर्स के पास 90 लाख रुपया कुत्तों के ऊपर सालाना खर्च करते हैं, और 22 करोड़ 33,96,000 रुपया जो है ये अफसरान की और सियासतदानों की जो हिफाजत है उसके ऊपर 23 करोड़। ये कुत्तों के हवाले से हम आपसे अभी डिस्कस करते हैं कि ये 90 लाख जो है ये कुत्तों के ऊपर लगाया गया एक साल में, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि ये कुत्तों की कारकर्दगी कहां पर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम सदीक खान है अटक से। जी सदीक खान साहब फरमाइए। सर आप कहते हैं कि ये SHO की बातें कर रहे हैं, SP की बातें कर रहे हैं। जब ये कहीं रेड करके मुजरिम लाते हैं, सबसे पहला फोन MNA, MPA और सेल्सियों का आता है जी, और ये मजबूर होते हैं। जब ये रेड करके जाते हैं, आप वहाँ थाने में SHO के सामने बैठे, आपको पता चलेगा कितनी कालें आई हैं। सबसे ये बड़े जालिम MNA, MPA, जागीरदार वडेरे, इन्होंने मुल्क का खून चूस लिया, आवाम का मुल्क का पैसा इन्होंने खाया है। और दूसरी बात ये जो इमरान खान बातें कर रहा है, ये इसने तो वो बंदे शामिल कर रही हैं, खुदा की कसम, जो सुबह का नाश्ता भी शराब से करते हैं। इतने ये लुटेरे बंदे इसने साथ अपने शामिल किए। ये क्या ये तब्दीली लाएंगे? ये शाह महमूद कुरैशी, ये जावेद हाशमी, ये कसूरी, ये क्या तब्दीली लाएंगे? इन्होंने डॉक्टर अफशर सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, मुशर्रफ ने उसकी इसकी हिमायत की। इन वजीरों ने सारों ने, इनमें से मुझे बताया ना, सिवाय मलक अमीन असलम के किसी ने मुखालफत की है डॉक्टर अफशर लाल मस्जिद की? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। बजा फरमा रहे हैं, जो भी बात आपने की है वो नाजरीन ने भी सुनी है और हमारे अरबाब इख्तियार के कानों तक भी पहुंची होगी। अच्छा फैसल साहब, बात हो रही थी कुत्तों के हवाले से, आपने बताया कि कितना बताया कि 90 लाख रुपया एक साल में कुत्तों की खुराक पर या उसकी ट्रेनिंग पे किया गया, उसकी अपना खुराक पर और उसकी हिफाजत के ऊपर। तो उनकी कारकर्दगी कहां नजर आ रही है? हमने तो कहीं भी नहीं, कोई अगर बम ब्लास्ट हो रहे हैं तो होते चले जा रहे हैं, अगर डकैतियां हो रही हैं तो होती चली जा रही हैं, डकैतियों के मुलजिम को पकड़ा नहीं जा रहा, तो वो कहां पर हैं? वो कुत्ते कहां रखे हुए हैं? नुमाइशी प्रोग्राम तो है। अच्छा, ऐसा नुमाइशी प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? अच्छा फैसल साहब, ऐसा नहीं तो नहीं है, तो वो कुत्ते भी इन्होंने अपने घरों में दो एक जो है ना, जैसे एलीट फोर्स के बंदे रखे हुए, इस तरीके से कुत्ते भी अपने घरों में अपनी बेगमात की हिफाजत के लिए रखे हैं। पैसा जो है कैसर साहब, ये सारे का सारा जो है ये अफसरान के लिए है, अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। वजीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम साहब जितना मर्जी पुलिस को देते जाएं, ये पुलिस के आला अफसरान खा जाएंगे और छोटे मुलाजिम को तो कुछ भी नहीं मिलता और फिर वो करप्शन करता है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं मिट्टू खान अर्ज कर रहे हैं जिला लइए तो। जी जी जनाब, जो काले आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ कि फलां गलत है, फलां गलत है। मैं कहता हूँ हम खुद गलत है। मैं लाहौर में आ गया हूँ, साल हो गया मुझे यहाँ पर, तो हमारी यहाँ बेटियां, हमारी यहाँ बीवियां ऐसे चलती हैं जैसे गैर इस्लामी लोग चलते हैं। ना नवाज शरीफ गलत है,
ना मुशर्रफ गलत है। मैं सबको एहतराम से देखता हूँ, एहतराम से सलाम करता हूँ। हम खुद गलत है, हमारा रवैया गलत है, कोई इस्लामी रवैया नहीं है। किस कारण हम बर्बाद हो जा रहे हैं, ये हकीकत है। ना पानी कम है, ना गैस कम है, ना बिजली कम है। अल्लाह ताला के दिए सब कुछ ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। इस्लामी कवानीन के हवाले से बात कर रहे थे कि इस्लामी कानून अगर नाफिज हो, यहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है फैसल साहब, यहाँ पर वाकई इसमें कोई शक नहीं है। ये जो इन्होंने बात की है, हमारी बहन बेटियां माएँ जो है, आज ये नहीं पता चलता कि ये माँ का लिबास है या ये बेटी का लिबास है। आज माँ का और बेटी का लिबास जो है वो एक जैसा हो गया हुआ है। माँ भी वही फैशन कर कर निकली हुई है और जो बेटी है उसका भी वही फैशन है, उसका भी वही चलना चाल ढाल वो एक जैसी है। ये इसमें कोई शक नहीं है। खैर, हम वापस आते हैं। हमारा प्रोग्राम आज का पुलिस के हवाले से है। आप बात कर रहे थे कि वीआईपी लोगों के लिए ये सारी सूरत हाल है। कैसे साहब, देखे ना, आप खुद सारा दिन इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे ये बताइएगा कि तमाम एयर कंडीशन गाड़ियां जो 1-1 अरब रुपए की खरीदी जाती हैं, और 1 अरब रुपया एक अमाउंट है। यहां पर गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। आप आज चले जाएं GOR में या पुलिस की कॉलोनियों में जहां पर पुलिस अफसरान रहते हैं, कैसे साहब आगे पीछे उनके बेशुमार गाड़ियां हैं, बेशुमार गाड़ियां, और उसके बाद उनका पेट्रोल जो है वो कहां से खर्च होता है, उनकी एयर कंडीशन गाड़ियों के मामलात जो हैं वो कहां से होते हैं, उनके पीछे मोटरसाइकिलें कहां से फिरती हैं, और उसके बाद उनके घरों के बाद देखें किसी अवाम के पास जो है ना वो इतने पुलिस एहलकार नहीं है। जब एक मैंने वाकये का आपसे थोड़ा सा शेयर किया था आज पुलिस स्टेशन के हवाले से। हमारे साथ जाहिद चीमा साहब हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे लाइन पर हैं, उनसे हम ये बात पूछते हैं कि क्या वाकया पेश आया है। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब? जाहिद चीमा साहब बताइएगा क्या सूरत हाल पेश आई है चौकी के हवाले से, जो मैंने कहा है किसी बच्चे के साथ ज्यादती के हवाले से ये सिलसिला बना, तो क्या मसला है? ठीक है सर, ये वाक़ई टाउन के इलाके में वाक़ई चौकी है जो बिल्कुल वाक़ई बॉर्डर के पास है जी। उसकी हदूद में ये गांव था, वहां पर 19 तारीख को एक बच्चे को जबरदस्ती उठाया गया और उससे ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई। तमाम बच्चा जो है वो शोरगुल करके बच्चा वहां से आ गया। उसके बाद फिर आज बच्चे को उन्होंने दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। आज बच्चे को दोबारा जो है मुलाजे के लिए भेजा गया। मुलाजा में ये बात डॉक्टर साहब ने लिख के दी है कि बच्चे के साथ ज्यादती की कोशिश की गई है। उसके बाद जो चौकी है उसके जो इंचार्ज है अनवर सईद साहब, वो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। जब हमें पता चला हम मौके पर पहुंचे, हमने बात की। उसके बाद थाना बाटापुर में इन 2 मुलजिमों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई, और FIR दर्ज होने से पहले ये दोनों मुलजिम वाक़ई चौकी में मेहमानों की तरह बैठे हुए थे। उसके बाद मुलजिम है वकात और तनवीर। बाटापुर थाने ने जब FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को दे दी तो उसके बाद इन मुलजिमों को वहां पर छोड़ दिया गया। और क्योंकि ये वाले बने गुरकी खानदान से ताल्लुक है इनका, और पुलिस जो है बिल्कुल सरपरस्ती कर रही है इन लोगों की, और जो मुद्दई हजरात है उनको जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है सुलह के ऊपर। दूसरा ये बताता चलूं कि जो इंचार्ज है वाला चौकी का, उसका ये कहना है कि मीडिया ने आया, मीडिया ने आके हम पर दबाव डाला है और हमने इसकी जो है FIR का ऑर्डर जारी किए हैं। उसके बाद उसका ये भी कहना था कि मीडिया ने लाखों रुपए रिश्वत लेके पर्चा दर्ज करवाया है, और खुद रिश्वत इन्होंने खुद ली है पर्चा ना दर्ज करने की। मीडिया ने प्रेशर डाल के तो FIR दर्ज करवाई है, लेकिन ये मीडिया को निशाना बना रहे हैं और अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाहिद चीमा साहब हमारे साथ लाइन पर आने का। फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पुलिस के पास अब और कोई जवाब नहीं रह जाता कि वो मीडिया के ऊपर इल्जाम लगाएं या किसी ऐसे बंदे के ऊपर इल्जाम लगाएं जो खैर सगाली तौर पर किसी के काम आना चाह रहा हो। किसी गरीब आदमी के काम आकर अगर मीडिया ने कोई अच्छा काम किया है तो उसके पास फिर इनके पास यही एक जवाब रह जाता है कि पुलिस जो है अपनी अहली छुपाने के लिए उन पर इल्जाम लगाए। जी बिल्कुल। जी फैसल साहब, आप बात कर रहे थे। मेरा ख्याल एक और लाइव कॉल हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है। हमारे इन लाइव कॉल्स की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो आज पहचाना जा रहा है। जी ये लोग जो है हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? मोहम्मद अकरम जी लाहौर से। जी जनाब फरमाइए। वो अपना मेरे प्लाट पे कब्जा हुआ हुआ जी। तो अपना ये थाना ग्रीन टाउन लगता है। मैंने वज़ीर को दरखास्त दी, उस पर सारी कार्रवाई होने के बाद मेरी फाइल चली गई। लॉ एंड ऑर्डर के सेक्रेटरी जो है जाहिद सलीम गोंदल, और उनके डिप्टी सेक्रेटरी के पास मेरी फाइल पड़ी है और सारा कुछ मेरे हक में है। पटवारी तहसीलदार को भेजा के जाके कब्जा दिलाओ।
تو انہوں نے جناب وہ پولیس جو ہے نا اس نے کوئی مدد نہیں کی نہ مجھے ابھی تک قبضہ ملا ہے. اب پولیس جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ جی وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ تو اپنا تھانے میں ان کی بات سنی جاتی ہے, میری کوئی بھی نہیں سنتا. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. یہ وہی بات آ گئی ہے نا فیصل صاحب, اب ایس پی صاحبان پی ایس پی آفیسرز لگا دیے گئے ہیں. تھانے کا جو ایس ایچ او ہے جو بادشاہ سلامت ہے اس کا کیا بنے گا؟ بادشاہ سلامت جب تک نہیں ہٹایا جائے گا, جب تک وہاں پر کوئی اچھا اور ایسا آدمی جو عام آدمی کا احساس رکھنے والا, دلی ہمدردی رکھنے والا پولیس آفیسر اور ایماندار پولیس آفیسر ایس ایچ او نہیں لگایا جائے گا, اس وقت تک رایا کا کیا بنے گا؟ دیکھیں کیسے صاحب, بات یہ کہ حاجی حبیب الرحمان صاحب جن کو آئی جی پنجاب لگایا گیا جی, بیسیکلی وہ بڑے شریف النفس اور اچھے انسان ہیں, ٹھیک, لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ایک جو ہمارا سسٹم بن چکا ہے جس طرح آپ نے فرمایا ایس ایچ او حضرات کا, تو وہ جس بھی تھانے میں ایس ایچ او لگا ہوا ہے اس نے تو بغیر پیسے کے, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹھتا ہی نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی بیچارہ جاتا ہے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے تو پتہ چلتا ہے ایس ایچ او صاحب گشت پر ہے, اور ایس ایچ او صاحب گشت کی بجائے کسی شادی پر گئے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوسرا ایک آدمی جاتا ہے ایف آئی آر درج کرانے کے بعد تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایس ایچ او صاحب جو ہے نا وہ کسی فاتح خوانی پہ گئے, یا ایس ایچ او صاحب سوئے ہوتے ہیں, یا ایس ایچ او صاحب کسی اور دوسری اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں مصروف ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ ایس ایچ او صاحب کو وہاں پر بٹھایا جائے تھانے میں, ایس ایچ او بیٹھے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک قانون دان موجود ہے, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے, ان سے ہم بات کریں گے قانون کے حوالے سے ان تقاضوں کے کہ پولیس کا جرائم کہاں تک اور کس حال میں پہنچا ہوا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر محترم, اپنا جو ٹیلی ویژن کی آواز ہے اسے ذرا بند کر دیجئے یا آہستہ کر لیجئے تاکہ آپ کی ہمیں آواز اور ہماری آواز آپ تک صحیح پہنچ سکے. رائٹ سر, بند کر. جی جی فرمائیے گا, آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پولیس کی جو کارکردگی ہے, آپ قانون دان ہیں, کورٹ کچہریوں میں آپ کا سارا دن گزرتا ہے, پولیس کی کارکردگی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بنسبت اس وقت صورتحال کیا ہے اور تھانوں کی صورتحال کیا جا رہی ہے؟ اس میں ایسے کہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اندراج مقدمہ کے حوالے سے. جی, جو سیکشن 154 سی آر پی سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی شہری آپ کے پاس درخواست لے کے آئے اور وہ نہیں لکھ سکتا تو آپ لکھ کر دیں, تو اس کا جو مضمون ہے اس سے جو جرم بندہ آپ ایف آئی آر درج کر دیں. لیکن چونکہ یہاں رشوت کی بہت ضرورت ہے پولیس کو, اور رشوت کے بغیر یہ کام نہیں کرتے, تو اس صورت میں پھر وہ بیچارے عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں, وکلا کے پاس آتے ہیں, جو 22A 22B سی آر پی سی کے تحت پٹیشن دائر کرتے ہیں. اس میں آرڈر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ قابل دست اندازی پولیس جرم بنتا ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر کریں. لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا, اس پر بالکل عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر ہمیں مجبوراً کمپلائنس کرنی پڑتی ہے, یہ دوبارہ بھی نہیں ہوتا, اور پھر تھک کے دوبارہ جب ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے تب جا کے بڑی مشکل سے پھر بھی عوام کو پیسے دینا پڑتے ہیں. اس کے بعد میں بات کروں گا کہ 1-5 کے حوالے سے کہ آج تک ابھی موقع پر یہ 1-5 پولیس جو ہے ٹائم پہ نہیں پہنچی, تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. اور کیا آج تک یہ کوئی ہسٹری میں مجھے یہ بتا دیں کہ کسی نے پکڑا ہو موقع سے 1-5 کی کال چلے کوئی ملزم ان سے پکڑا گیا ہو؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ یہ کرتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کا وقت بھی کام ہے, تو میں اگر شہباز شفیع صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے ان کی تنخواہیں ڈبل کر دی ہیں, تو اگر اس کی جگہ یہ منصوبہ ہوتا کہ جتنی تنخواہیں ان کو ڈبل دے لیں اتنے ہی پولیس اہلکار اور بھرتی کر لیے جاتے. اشفاق صاحب, ہم نے جو ڈیٹا حاصل کیا ہے اس کے مطابق پنجاب پولیس نے گزشتہ 5 سالوں کے اندر 2 کھرب اور 13 ارب روپیہ وصول کیا ہے, جس میں صرف 1 ارب روپے سے زائد کی جو ہے وہ گاڑیاں ہیں, اور دوسرے معاملات جو اس میں 3 ارب روپیہ لیا گیا. یہ اتنا پیسہ 2 کھرب روپیہ ایک اماؤنٹ ہے, وہ کہاں پر گیا؟ انہوں نے عوام کی حفاظت کے لیے, جان و مال کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ یہ انہوں نے کیا کہ ابھی میں آپ کو 3 ہفتے پہلے 3 بجے دن کا ٹائم مول پورا چونک سے مجھ سے 1-5 چھین لیا گیا. شبیر امان صاحب وہاں لگے ہیں, جو سب انسپیکٹر ارشد راست نے کیوں تعینات کیا گیا ہے کہ اسی کے ساتھ علاقہ ہربنس پورہ ہے جہاں پر ان کی رہائش ہے. اسی طرح یہ ایس ایچ او بھگوان پورہ بھی رضا صاحب ان پہ ایلیگیشن ہے کہ چوری کی گاڑی ان کے زیر استعمال ہے. یہ جناب نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے. بات صرف یہ کہ انہیں کوئی نہیں پوچھنے والا. جو قانون ان کا کہتا ہے کہ 155C
کی کارروائی کے خلاف جو ہے وہ آرڈر کیا جاتا ہے کرنے کے لیے، لیکن یہاں المیہ ہے کہ آج تک جو پرچے درج ہوئے ہیں فوری طور پر یہ وہیں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، قانون کے مطابق انہیں سسپینڈ کیا جانا چاہیے، کوئی نہیں کرتا، وہاں ڈیوٹی کرتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے انویسٹیگیشن والے جو ان کے بھائی ہیں انویسٹیگیشن میں انہیں بے گناہ کرتا ہے، پرچے کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد اشفاق، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ تھے، قانون دان ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ معاملات ہیں پولیس کے۔ فیصل صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کا مقدمہ درج نہیں کرنا انہوں نے، اس کے بعد سائل پٹتا روتا ہوا وکلا کے پاس جاتا ہے، وہ کورٹ میں جاتے ہیں، 22A 22B کی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی آرڈر لے لیے جاتے ہیں سیشن کو، کے آرڈر ہونے کے باوجود اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط وہ اپنا کیا اس کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہیں ایس ایچ او صاحب کے نہیں پرچہ دیتے۔ کیسر صاحب میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ پولیس اتنی سرکش ہو چکی ہے، پنجاب پولیس جو کہ ہائی کورٹ آرڈر دے دے، سپریم کورٹ آرڈر دے دے، سیاستدانوں کو تو کہا جاتا ہے کہ صدر زرداری حکم نہیں مان رہے، وزیر اعظم حکم نہیں مان رہے، وزیر اعلیٰ حکم نہیں مان رہے۔ مجھے بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے دفتر کے باہر جو بیریئر لگے ہوئے ہیں، جو سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں، ایس ایس پی کے دفتر کے باہر سڑکیں بلاک کی ہیں، ہائی کورٹ 10 آرڈر پاس کر لے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی حکمرانی تو تب شروع ہوتی ہے جب عدالت عالیہ قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ قانون پر عمل کریں۔ عدالت عالیہ کا حکم نہیں مانتے، عدالت عظمیٰ کا حکم نہیں مانتے، تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جان و مال کی حفاظت کریں؟ اچھا ایک یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی ہے کہ ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں ان کے باہر آپ دیکھیں پوری ایک سائڈ کی دیوار جو ہے نا، درمیان میں دیوار کی ہوئی ہے صرف اور صرف اپنی پروٹیکشن کے لیے کہ ہماری طرف، اور گنے جو اوپر بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے گنے جو ہے وہ عوام کی طرف کی ہوئی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی بندہ، جب سے یہ 2 شعبے بنے نا، انویسٹیگیشن اور آپریشن، آپ یقین کیجئے پرچہ نہیں درج ہوتا، اور اگر کوئی پرچہ رود ہو کے پرچہ درج کروا لے یا رشوت دے دے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ اس بیچارے کا گھر بک جاتا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا فیصل صاحب ایک آخری سوال آپ سے، وقت جو ہے وہ شاید کم جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا، ایک آخری سوال یہ بتائیے گا آج کے پروگرام کا کہ کیا ڈی آئی جی آپریشنل یا ڈی آئی جی دوسرے جو صاحب ہیں ان کو اپنے باہر یہ لوگ یہ کھڑا کرنا، یہ دیواریں اٹھانے میں ان کو کتنی دیر لگنی چاہیے تھی؟ کیا ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی؟ یہ کیسے صاحب یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ 2 پروگرام بھی اسی پہ کریں گے اور اس پہ تفصیل سے بتائیں گے، لیکن یہ ایک سراسر ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے کہ یہ لوگ اپنے پر کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرزمین پاکستان ہر طرح کی انرجی کے خزانوں سے بھری پڑی ہے، مگر جنہیں یہ خزانے نکالنے کا فیصلہ کرنا ہے وہ تو اس قسم کی مصروفیات میں مگن ہے کہ سستا آٹا باہر کیسے بھجوانا ہے اور پھر وہ مہنگا آٹا واپس کیسے منگوانا ہے۔ ملک میں پھیلی ہوئی بد امنی اور دہشت گردی کو عالمی سیاسی مارکیٹ میں کیسے فروخت کرنا ہے۔ ان نادار انگلیوں سے ملک روشن کرنے کی ماچس نہیں جلے گی، یہ الاؤ نہیں دہکے گا، اور نہ ہی یہ فٹ پاتھ نصیب اس شدید سردی میں ہاتھ تاپ سکیں گے۔ یہ دھواں اس لیے بھی شعلے میں نہیں بدلے گا کہ موسم بہت سرد ہے، اور پاکستان سنوارنے کی آگ اس لیے بھی نہیں چلے گی کہ اس ماچس کی تیلیاں منافقوں، خود غرضوں، ہوس پرستوں اور لٹیروں کے ہاتھ میں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔